हेलो एवरीवन। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट अब से रेगुलरली हर 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर वीडियोस आया करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में फॉलो किए जाते हैं। आज हम उनके बारे में समझेंगे। कुछ तो इनमें से ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानती होंगे, जैसे डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, इनके बारे में हमेशा सुनते रहते हैं। अब ये सिस्टम्स सारे ऐसे सिस्टम्स नहीं है जो बहुत पहले से चलते जा रहे हैं। जैसे डेमोक्रेसी है, ज़्यादातर देशों ने इसको रिसेंटली अपनाया है, 400 साल 500 साल पहले की बात है। उसके पहले भी अगर कहीं यूज़ होता था तो बहुत छोटे स्केल पे, बहुत एक आध जगह पे यूज़ होता था। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अभी रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया। हालांकि आजकल भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, कुछ अलग सिस्टम्स फॉलो होते हैं, उनके बारे में आज हम समझेंगे। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो पास्ट में अलग अलग सिस्टम्स फॉलो किए, पर वो धीरे 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 इवॉल्व होते होते आके डेमोक्रेसी पे रुके हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोगों के ओपिनियन में डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट सिस्टम है। हालांकि इस पे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि पास्ट में कौन कौन से सिस्टम्स फॉलो हुए हैं, इवन या आज भी कौन कौन से कंट्री में अलग अलग सिस्टम फॉलो होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें से सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में, कम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में, अगर आप तैयारी कर रहे हो। तो जैसे प्लूटोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, कभी पूछ देंगे इनका डेफिनेशन मैच द फॉलोइंग में से सही वाला चूज़ करो, या एमसीक्यूज में से सही वाला चूज़ करो। तो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का मतलब यही होता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जो कि अमीर लोगों के द्वारा रन किया जा रहा हो, रिच एंड वेल्दी के द्वारा रन किया जा रहा हो। दोनों में सिस्टम एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि जो प्लूटोक्रेसी होता है यहाँ पे हेरिडिटरी का कोई सवाल नहीं होता, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा कोई बात नहीं है। एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा होता है। यहाँ पे हेरिडिटरी ही चीज़ें चलती है। यानी कि एक मान लीजिए कोई सीट है, रिजर्व है, तो फिर उसका एक फैमिली के लिए रिजर्व है, तो उसका फिर बेटा उस गद्दी पे बैठेगा, उसका बेटा उस गद्दी पे बैठेगा। तो ये जो सिस्टम है, अभी ज़्यादातर अमीर लोगों के लिए रिजर्व होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वेल्दी नोबल्स के द्वारा ही चला जा रहा है, पर ये हेरिडिटरी है। प्लूटोक्रेसी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एंशियंट वेनिस का एग्जाम्पल। आप देख लीजिए, मिडेवल हिस्ट्री के टाइम पे, ये इटली का देश है, यहाँ पे कोस्टल इलाके में वेनिस सिटी है। यहाँ अब जब कोस्टल एरिया है तो ज़्यादातर ट्रेड वगैरह में इंडल्ज रहते थे ये लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे जो वेस्ट एशिया, एशिया, अफ्रीका, अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत व्यापार किए और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाए। अब ये इतना पैसा कमा लिए कि ये वहाँ के पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली कंट्रोल रखने लग गए। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे बेसिकली अमीर लोगों के द्वारा ही पूरा सिस्टम रन किया जा रहा है, उस सिस्टम को हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। और सेम सिस्टम को ही हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। पर इसमें अंतर ये है कि ये थोड़ा हेरिडिटरी होता है। इसमें तो कल को आज ये अमीर है, कल को इसका बेटा अमीर हो जाएगा या किसी और का बेटा अमीर हो गया ऐसे, तो वो गवर्नमेंट सिस्टम में आ जाएगा और वो कंट्रोल करने लगेगा पूरा पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना। तो यहाँ पे हेरिडिटरी का कोई सवाल नहीं होता। हो सकता है कि जो अमीर है उसका बेटा भी अमीर हो और फिर आगे वैसा वो भी करता रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। लेकिन एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा होता है जनरली। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्रिटेन पार्लियामेंट। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, आप देख सकते हैं जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के। लोकसभा के जैसा ब्रिटेन में होता है जिसको हाउस ऑफ द कॉमन्स बोलते हैं। दोनों ही में, लोकसभा में और हाउस ऑफ द कॉमन्स दोनों में ही इलेक्टेड लोग जाते हैं, जो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। और राज्यसभा के जैसा वहाँ पे है जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। और यहाँ पे इन दोनों में भी इनडायरेक्टली चुने हुए लोग जाते हैं, डायरेक्टली चुने हुए लोग नहीं जाते। पर लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में एक डिफरेंस है कि हमारे यहाँ पे राज्यसभा में कोई रॉयल फैमिली या स्पेसिफिकली कोई भी फैमिली के लिए कोई सीट्स रिजर्व नहीं है। पर हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में ऐसा है कि कुछ सीट्स हैं जो कुछ स्पेसिफिकली रॉयल फैमिलीज के लिए रिजर्व किए जाते हैं। जैसे एक सीट है वो एक फैमिली के लिए रिजर्व है, तो अभी वहाँ पे जो भी उस सीट पे बैठा है कल को उसका बेटा बैठेगा या उसके फैमिली से कोई बैठेगा, तो ये सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे हेरिडिटरी का कंसेप्ट आता है। तो सीधा सा मतलब एक ही है कि प्लूटोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी सेम चीज़ है, अमीर लोगों के द्वारा रन किया गया सिस्टम। और अंतर यही है कि प्लूटोक्रेसी में हेरिडिटरी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, एरिस्टोक्रेसी में होता है। प्लूटोक्रेसी का एक और एग्जांपल है, वो है रोमन रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेड वगैरह करता था, तो यहाँ पे भी कुछ लोग अमीर हो गए और फाइनली जाके बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने लग गए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग में। आगे चलते हैं। क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो कि करप्ट लोगों के द्वारा चलाया जाता है। तो अगर ऐसे देखें तो दुनिया का हर एक सिस्टम ही क्लेप्टोक्रेसी होगा, ये बात गलत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। अगर कोई हेड ऑफ द नेशन है या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी जो बड़ा लीडर है डायरेक्टली,
वो अगर ओपनली ऐसा करता है तो हम उसे फिर ओपनली क्लेप्टोक्रेसी कह सकते हैं। अदरवाइज सही मायने में देखा जाए तो दुनिया का हर एक सिस्टम ही क्लेप्टोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं होता हो। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, अभी से 3-4 साल पहले अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के उसमें प्रेसिडेंट थे जिनका नाम जैकब ज्यूमा था। इन पे बहुत तगड़े एलिगेशंस लगे थे, आरोप लगे थे कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में करप्शन करते हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट की बात हो, चाहे प्रोजेक्ट्स के अलॉटमेंट की बात हो जो ऑफिशियल होते हैं, है ना, जो ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जाने हैं, जिन पे प्रेसिडेंट का कंट्रोल हो सकता है और जहाँ पे ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे हर जगह पे करप्शन के बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे थे इन पे। इवन इनको बाद में हटा भी दिया गया, इवन इनको जेल भी हुआ। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे डायरेक्टली करप्ट पीपल ही सिस्टम को रन कर रहे हो, उसे हम क्लेप्टोक्रेटिक सिस्टम या क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। अगला आता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो कि रिलीजियस लीडर या किसी रिलीजियस बुक के द्वारा गवर्न किया जा रहा हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है, समझ लीजिए आप, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक है यही हमारा सुप्रीम बुक है और इसी के द्वारा हमारा देश रन किया जाता है। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह अगर गीता होता या बाइबल होता या कुरान होता, कोई एक ऐसा रिलीजियस बुक होता जो हमारा सुप्रीम बुक होता, तो हम बोलते कि हमारा देश थियोक्रेटिक देश है। इसका बेहतरीन एग्जांपल है, बहुत सारे देश हैं, सऊदी अरेबिया को ही कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे कुरान को ही उनका सुप्रीम बुक माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया कुरान को ही माना जाता है। मतलब वो सरिया लॉ वगैरह प्रिवेलेंट है उधर, है ना। ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, सभी जगह पे। तो आज के टाइम पे अगर थियोक्रेसी का सबसे तगड़ा एग्जांपल देखें तो ईरान होगा। ईरान में क्या है, ये जो इंसान देख रहे हैं इनका नाम है अली खमीनाई। अली खामिनाई या अली खामिनी भी बोलते हैं। ये वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं और ये एक रिलीजियस लीडर है ना। वहाँ पे सरिया लॉ चलता है, ये सुप्रीम लीडर है। हालांकि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है, पर प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावर, असली सारा पावर इनके हाथ में होता है। प्रेसिडेंट तो ठीक है, नॉर्मल है, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता। जब तक इनसे सब चीज़ अप्रूव नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ पे कोई भी चीज़ को माना अप्रूव नहीं माना जाता जब तक इनका अप्रूवल ना मिले। तो अली खमीनाई अब ये चुने भी जाते हैं काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा। काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स को इंटर्न चुनती है गार्जियन काउंसिल। अब गार्जियन काउंसिल में जो लोग होते हैं, इनमें से 50% लोगों को डायरेक्टली सुप्रीम लीडर चुनता है और 50% लोगों को इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली यही चुनते हैं, समझ लीजिए। वो डायरेक्टली नहीं चुने जाते पर इनडायरेक्टली इनके इनके कहने पे चुने जाते हैं। तो गार्जियन काउंसिल मतलब समझ लीजिए सारे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुप्रीम लीडर के द्वारा ही चुने जा रहे हैं। अब ये चुनेंगे काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर्स को, और ये चुनेंगे कल जो भी अगला, मान लीजिए अली खमीनाई के बाद जो भी अगला सुप्रीम लीडर बनेगा वो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा ही चुने जाएंगे। तो आप समझ लीजिए घुमा फिरा के सारा पावर इनके हाथ में ही रहता है। तो ऐसे सिस्टम को भी हम थियोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं। ईरान ने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका। अब आते हैं जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो कि अभी ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, अभी दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने मिलता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बुजुर्ग लोगों के द्वारा रन किया जाता है, एल्डरली पीपल के द्वारा वहाँ पे सिस्टम रन होता है, उसे हम जेरोंटोक्रेसी कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, अगर आपने हॉलीवुड की मूवी 300 देखी हो, जिसमें स्पार्टन्स और वो ग्रीस वाला पूरा स्टोरी था ना, अगर ज़्यादातर लोगों ने देखा ही होगा, तो उस मूवी में एक जीरोशिया का जिक्र किया गया। जीरोशिया का एक काउंसिल है जिसमें एल्डरली लोग ही उसके मेंबर बन सकते थे। ये देख सकते हैं जीरोशिया ये काउंसिल है, इसमें सब बुजुर्ग लोग ही हैं। तो जीरोशिया काउंसिल में सिर्फ वही लोग मेंबर बन सकते थे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनका अनुभव ज़्यादा है, ज़िंदगी का तजुर्बा ज़्यादा है उनका, तो पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। खैर जो भी है, ये सिस्टम अभी प्रिवेलेंट नहीं है, कहीं पे भी ऐसा देखने नहीं मिलता। तो अब हालांकि कुछ पार्ट में सब बोल सकते हैं, जैसे कुछ एक ऐसा मान लीजिए कहीं पे मिनिमम एज क्राइटेरिया रख दिया गया कि इस देश का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो मिनिमम मान लीजिए 50 साल का हो। तो एक ऐसे सिस्टम को भी हम थोड़ा बहुत हम जेरोंटोक्रेसी से कंपेयर कर सकते हैं, बस माइन्यूटली। और ये जरूरी नहीं कि 60 साल होना, ये तो जेरोसिया में 60 साल था ऐसा बताया मैंने, ये हो सकता है कहीं 70 साल का भी हो, कहीं 50 साल का भी हो, अलग अलग होते हैं। खैर जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है बहुत, मतलब इसके बारे में हम सुनने नहीं मिलता। तो ये जेरोसिया है वो एग्जाम्पल है एंशियंट ग्रीस में जेरोंटोक्रेसी का। ठीक है, याद रख सकते हैं, जी से ग्रीस, जी से जीरोसिया, जी से जेरोंटोक्रेसी। अब अगला आते हैं, वो है मेरिटोक्रेसी। मेरे नज़र में ये एक अच्छा सिस्टम है, इसको ज़्यादातर देशों को ट्राई करना चाहिए ये अचीव करने का। खैर देखते हैं, ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि हाईली क्वालिफाइड और हाईली एजुकेटेड लोगों के द्वारा रन किया जाता है। जहाँ पे जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ऐसा तो कोई डायरेक्टली मेरिटोक्रेटिक कंट्री नहीं है, पर सिंगापुर अपने आप को
मेरिटोक्रेटिक बोलता है कि हम मेरिटोक्रेसी अचीव करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। मेरिटोक्रेसी का सीधा मतलब ये होता है कि जो भी कोई बंदा है, अगर कोई ऑफिशियल है, अपॉइंटेड है, तो या कोई बंदा सीधा उसके अंडर कोई डिपार्टमेंट दिया जा रहा है, तो वो जो बंदे होंगे वो उस डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे। ऐसे लोगों को ही वहाँ पे गवर्नमेंट में आने का मौका मिलता है। अगर हम एंशियंट की बात करें तो चाइनीज़ ब्यूरोक्रेसी इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम बात करते हैं हान डायनेस्टी की, जो कि चाइना की एक पुरानी डायनेस्टी है, बहुत लंबे टाइम तक रूल की थी। ठीक है, तो ये डायनेस्टी ने आज से 2300-2400 साल पहले, अराउंड 200 बीसी में, पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया था। और ये पहली बार हम मेरिटोक्रेसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यानी कि एक एग्ज़ाम करवाया, जो मेरिट वाले लोग थे उन्हें ही गवर्नमेंट में आने का, एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मौका मिलेगा। और ये देखिए सिस्टम आज भी फॉलो होता है। बहुत बेहतरीन सिस्टम है। हमारा इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो भी मेरिटोक्रेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंट्री जहाँ पे हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोगों को ही गवर्नेंस या गवर्नमेंट में आने का मौका मिलता है, उसे हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं। अगला एग्जाम्पल है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी वो है जो कोई भी सिस्टम जो कि एक सिंगल पर्सन के द्वारा रन किया जा रहा है, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। इसको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं मोनार्की और डिक्टेटरशिप में। मोनार्की को भी हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पर मेजरली जिनके बारे में आप हमेशा ज़्यादा सुनेंगे वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, देखते हैं। जैसे एक कंट्री है ब्रिटेन, ये बेहतरीन एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। इसमें मोनार्की का मतलब सीधा आप समझ लीजिए, एक वो, हिंदी में राजतंत्र कहते हैं, मतलब वो देश जिसका हेड ऑफ द नेशन क्राउन होगा। क्राउन मतलब राजा हो या रानी हो या प्रिंस हो, कोई भी हो। तो ब्रिटेन में क्या है, अब रानी ही वहाँ के भी हेड है। कल को फिर कोई इनका बेटा है वो हेड बनेगा, उनका उनकी बेटी हेड बनेगी, उनका बेटा हेड बनेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है मोनार्की में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है ब्रिटेन में पार्लियामेंट भी है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और ज़्यादातर पावर पार्लियामेंट के हाथ में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में बहुत कम होता है। क्योंकि ब्रिटेन का पावर पार्लियामेंट में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि रिटन नहीं है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि ओरल मतलब ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो है, बट वो ऐसा हम उसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ऐसा वो बुक को नहीं बुलाते, पर लिखा हुआ है भी वहाँ पे। पर ज़्यादातर पावर पार्लियामेंट के हाथ में ही होता है। और जो राजा रानी जो भी होते हैं वो सिंबॉलिक हेड होते हैं, उनके हाथ में ज़्यादा पावर नहीं होता। तो ऐसे को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, ऐसे सिस्टम को। अब एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब सीधा होता है कि वहाँ के जो राजा रानी जो भी होता है उसी के हाथ में सारा पावर होगा, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो, चाहे एक्सिक्यूटिव का हो, चाहे जुडिशियरी का हो, है ना, न्यायालय, कार्यपालिका, मतलब विधायिका, सभी का पावर उसी के हाथ में होता है, एक ही इंसान के हाथ में। तो इसे हम एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सऊदी अरबिया। वहाँ के राजा हैं भी मोहम्मद बिन सलमान। उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे जुडिशरी का फाइनल काम हो, लेजिस्लेचर का, एक्सिक्यूटिव का, सारा उनके अंडर ही आता है। उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। उनको सजेस्ट करने के लिए लोग होते हैं अगल बगल, पर फाइनल अथॉरिटी उन्हीं का होता है। अब ये एब्सोल्यूट मोनार्की का ही एक्सट्रीम फॉर्म है जिसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। डिक्टेटरशिप जो टर्म है वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की में एटलीस्ट ये तो है कि चलो ठीक है, एक इंसान के हाथ में पावर है, पर थोड़ा सा लोगों के हित के बारे में थोड़ा बहुत सोचा जाता है कि इनके लोगों के राइट्स क्या है, नहीं है। डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे बस वही चलता है जो राजा का मर्जी होता है, और राजा के सहूलियत के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो लोगों के हिसाब से ठीक है या गलत, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जर्मनी में हिटलर को देख लो, ये लिबिया के गद्दाफी थे, इराक के सदाम हुसैन को देख लो। ये सारे एग्जाम्पल हैं डिक्टेटरशिप के। अब अगला आते हैं जिसे हम कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलके एक देश चलाता है या गवर्नमेंट चलाता है, उसे हम ओलिगार्की कहते हैं। इसका पुराना एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो एंशियंट इंडिया में जाना पड़ेगा, जब महाजनपदास का टाइम था। आपको अगर नहीं पता है तो बाद में पता चल जाएगा। मगध एक महाजनपद था जो कि सबसे बड़ा था। इसी के ऊपर एक वज्जी वज्जी महाजनपद था, और वज्जी महाजनपद एक ओलिगार्की का एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे राजा मिल के एक संघ बना के ऑपरेट करते थे, रूल करते थे। तो मतलब एक राजा नहीं था, बहुत सारे राजा मिलके वज्जी को गवर्न करते थे, इसे हम ओलिगार्की कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो रशिया बेहतरीन एग्जाम्पल है, चाइना बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे रशिया हो गया, रशिया का तो असली पावर प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है, पर प्रेसिडेंट को भी कंट्रोल किया जाता है इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों के द्वारा। ये देखिए कुछ बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, ये ज़्यादातर मात्रा में पुतिन को फंडिंग करते हैं। तो अब ये चाहेंगे भी कि पॉलिसीज़ जो बन रहे हैं वो इनके अकॉर्डिंगली बने। तो इन्हीं को ही ओलिगार्क कहा जाता है रशिया में।
और यही पूरा सिस्टम को रन करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, ये पुतिन भी इनकी बात मानता है क्योंकि फंडिंग वगैरह भी उन्हें ज़्यादातर यहीं से मिलती है। तो ये जो एक ग्रुप है जो मिलकर रसिया को इनडायरेक्टली रन कर रहे हैं, इन्हें भी हम ओलिगार्क बोल सकते हैं, या मतलब इन्हें ओलिगार्क बोला जाता है, इस सिस्टम को भी हम ओलिगार्की बोल सकते हैं। चाइना में भी वैसा ही है, आपको पता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल है, तो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में ज़्यादातर जो लोग हैं, इस पार्टी के जो खास करके हाई मतलब हायर ऑफिशियल्स हैं, वो जो गिने चुने लोग हैं, उनके अंडर ही सारा पावर होता है, उनके अंडर ही सारा कंट्रोल होता है। तो ये भी अपने आप में एक वो जो कुछ ग्रुप मतलब कुछ लोगों का जो ग्रुप है वही देश चला रहा है, तो इसे भी हम अपने आप में एक ओलिगार्की का सिस्टम बोल सकते हैं। और एनार्की होता है मतलब कुछ भी नहीं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। और जब मान लीजिए कभी सरकार है ही नहीं, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। अभी फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में सिचुएशन समझ लीजिए, तालिबान का भी जो सिचुएशन है वहाँ पे, तालिबान ने क्या है, कब्जा लिया फोर्सफुली। अब कब्जा लिया, वहाँ पे प्रेसिडेंट है ही नहीं, क्या आगे किसके हाथ में पावर रहेगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है। लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं, जो जिसको मन उसको ठोक दे रहा है, कुछ भी चल रहा है वहाँ पे। तो ये सिस्टम को एनार्की कहते हैं, बेसिकली सिस्टम ऑफ लॉलेसनेस, इसी को हम एनार्की कहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। और हाँ, अगर कोई आपको कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या इन जनरल ऐसे कोई भी और भी क्वेरीज़ हैं जो आपको मेरे से जानना है, तो आप मेरे को इंस्टा पे पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं अपना इंस्टा आईडी कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं जल्दी।